एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है व्हाई डू वी फॉल इल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, तो पहले वही बात, अगर आपके सामने टेक्स्ट है तो आप अभी अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपने टेक्स्ट एक बार पढ़ ली है, जो मैंने कल के वाले लेक्चर में दिया था, जो मैंने कल वहां बोला था, तो अगर आपने एटलीस्ट वो पढ़ लिया है तो आप अभी ये समझ सकते हो, नहीं तो मे भी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने ये बोला था कि डिजीजेस को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो डिजीज स्प्रेड होती है बाय द मीन्स ऑफ कंटैक्ट या बाय एयर थ्रू वाटर एटसेट्रा, इनको हमने बोला था इन्फेक्शियस डिजीज। एंड जो वाली हम रिटेन करते हैं लेकिन वो हम स्प्रेड नहीं कर पाते हैं दूसरे आदमियों तक, दूसरे लोगों तक, तो उन डिजीज को हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस बोला था। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है इन्फेक्शियस डिजीजेस में इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यूजुअली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम उनको 5 टाइप काउंट करेंगे अभी। सबसे पहले तो आपने सुना ही होगा, बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा था। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कर सकता है, हम में बैक्टीरिया जो है डिजीज कर सकता है। अब हमारी टेक्स्ट ने जो बैक्टीरियल डिजीज दी है उनमें से मैंने यहाँ पे जो लिखी है उनकी कुछ डायग्राम भी हमारी टेक्स्ट ने दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में टेक्स्ट में हमें टाइफॉइड दिया गया है, ठीक, कॉलरा दिया है, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, निमोनिया एटसेट्रा। ठीक, ये बैक्टीरियल डिजीज है। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरिया का, कौन सी डिजीज के लिए जो काज है वो बैक्टीरिया है, कौन के लिए वायरस है, किसके लिए प्रोटोजोआ है, किसके लिए फंगे है, किसके लिए वर्म्स है। तो यहाँ पे अभी पहला जो है पहला सब ग्रुप है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज में हमारा टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स एंड निमोनिया आ जाता है। यहाँ पे टाइफाइड का है जो सल्मोनेला टाइफी जो है एक बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफाइड काज करता है, जो टाइफाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सल्मोनेला टाइफी। एंड इसी तरह निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, और आपकी टेक्स्ट ने कुछ जो है डायग्राम्स दी है, कुछ बैक्टीरिया की, कुछ प्रोटोजोन्स की एटसेट्रा। तो सबसे पहले जो हमारी, अगर आपके पास अभी टेक्स्ट है तो सबसे पहली जो है सारस वायरस की दी है, जिसमें हमारा कोरोना वायरस भी पड़ता है, उसकी डायग्राम दी है, उसकी मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी दिखाई है। दूसरा लेशमानिया दिया है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। पिक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया दैट काज एक्ने द स्केल ऑफ द, ठीक, ये भी दिया है। एंड दिया है ट्राइपनसोमा दिया है, ट्राइपनसोमा पैलेडियम, प्रोटोजोआ ने जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। एंड दिए है एस्कैरिस लिम्बोकॉइड्स की जो है डायग्राम दी है। ठीक, तो अभी के लिए हम जो यहाँ पे दूसरा ग्रुप है वो है वायरसेस का। अब वायरसेस कौन सी डिजीजेस हम में करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड, ये तो हम फैमिलियर है, हम बहुत साल में 2-3 बार तो कंटैक्ट कर ही लेते हैं इसको। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, तो ये कुछ डिजीजेज है जो हमारे टेक्स्ट में दी है। इसके बगैर भी बहुत सारी डिजीजेस है जो वायरस से होती है या जो बैक्टीरिया से होती है। मैंने यहाँ पे वही वाली डिस्कस की है जो हमारी टेक्स्ट ने दी है। तो कॉमन कोल्ड के बारे में आपको पता ही है, कॉमन कोल्ड, नाक का बहना एटसेट्रा। तो राइनो वायरस एक ग्रुप का, वायरस का ग्रुप है जिसमें ये जो है कॉमन कोल्ड आ जाता है। या आपका कोविड 19 भी जो है एक वायरल डिजीज है। यहाँ पे लिखते हैं हम कोविड 19 के बारे में। कोविड 19 भी एक वायरल डिजीज ही है, तो वो भी सारस वायरस का ही जो है एक उस ग्रुप का एक मेंबर है जो कोविड 19 करता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, एड्स के बारे में आपने सुना ही होगा, HIV जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआन्स से कौन कौन सी डिजीज होती है, यहाँ पे और एक डिजीज हमने नहीं लिखी है, लिखते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटोजोआन्स, मलेरिया, कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है प्रोटोजोआन्स इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। मलेरिया के बारे में आपने सुना ही होगा, मलेरिया बहुत ही इंडिया में बहुत ज्यादा होती थी और साउथ अफ्रीका में जो है वहां पे बहुत ज्यादा है। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है इसमें हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। काला आजार के बारे में भी आपकी टेक्स्ट ने जो है डायग्राम दी है लेशमानिया की। लेशमानिया जो एक प्रोटोजोआन है जो काला आजार
जो है करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह स्लीपिंग सिकनेस के लिए उन्होंने ट्राइपनसोमा को दिया है। ट्राइपनसोमा स्लीपिंग सिकनेस करता है, ट्राइपनसोमा प्रोटोजोन है। एंड और एक ग्रुप और है बाइवर्म्स, ठीक, यहाँ पे हमें देखना पहले ये बाइवर्म्स। कुछ वर्म्स भी हमें डिजीजेस क्रिएट करती हैं, हमें डिजीजेस करती हैं। एग्जांपल आपको एलिफेंटियासिस दी है, फिलारियल वर्म, या आपको एस्कैरिस का भी अभी दिया है, एस्कैरिस ल्यूम्बरकॉइड्स, ठीक, एस्कैरिस उससे होती है। यहाँ पे फिलारियल वर्म के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने निमेटोडा जो क्लास फाइलम था एनिमल का वो हमने पढ़ा था, वहीं पे एस्कैरिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये दोनों जो है एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरिस जो है ये वाली डिजीज हमें करती हैं। अब फंजे में भी कुछ डिजीज है जो फंजे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स करते हैं। रिंग वर्म्स कॉमन डिजीज है जो फंजे करती हैं। इनमें आपको ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम जो है, एक्स्ट्रा और भी ग्रुप्स हैं जो फंजे के मेन ग्रुप्स है जो ये डिजीजेस काज करते हैं, जो इनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। तो पहले सबसे पहले हमें याद ये रखना है कि डिजीजेस जो भी है 5 ग्रुप मेनली कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंजी एंड वर्म्स। अब हमें ये याद रखना है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। सपोज बैक्टीरिया में हमारा टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स एंड निमोनिया आ जाएगा। वायरस में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, कोविड-19 एक्सेट्रा। प्रोटोजोन्स में मलेरिया, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस। फंजी में रिंगवर्म्स एंड एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरिस आएगा, बाइवर्म्स एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी डिजीजेस, कौन क्या करता है। अब हम पढ़ेंगे डिजीजेस कैसे होती है, और हम जब उनको जो है रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हम उसमें हम क्या कैसे करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, किस वाली जो है चीज पे हम अटैक करके उनको ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है। सपोज जब डिजीज होती है तो पहले ही ये बात है कि या तो वो बैक्टीरिया करेगा या वायरस करेगा, इनमें से कोई भी ग्रुप कर सकता है। अब पहला पॉइंट है ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अफेक्टेड। आपको किस वाले टाइप में से इनमें से इफेक्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें उसको देना है। अगर बैक्टीरिया ने किया है तो ट्रीटमेंट अलग है, एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर वायरस ने किया है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, या तो मोस्टली जो है इम्यून सिस्टम पे ही छोड़ देते हैं, वो खुद ही करता है। इसी तरह अगर प्रोटोजोन करते हैं तो इनके खिलाफ जो मेडिसिन वर्क करते हैं वो वाले देते हैं। फंजी ने किया है तो फंजी के खिलाफ, फंजी को मारने के लिए, फंजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमारे पास मेडिसिन है, केमिकल्स हैं, वो हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह वर्म्स के लिए भी वही चलता है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनिजम्स, ये होता है कि अगर कोई ड्रग हमें है पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, लेकिन जो वो ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में जो पकते हैं, सपोज हमें किसी बैक्टीरिया ने हमें इफेक्ट किया है, ठीक। अब जो दूसरे वाले बैक्टीरिया है उनमें उस बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी है क्योंकि वो एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई मेडिसिन प्रिपेयर की तो वो मेडिसिन हम दूसरे उसी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप में सिमिलरिटी होती है। इसी तरह अगर किसी वायरल ग्रुप का है कोई ऑर्गेनिज्म, वायरस उसने हमें जो है इफेक्ट किया है, तो अगर हमने उसके खिलाफ जो है कोई भी मेडिसिन प्रिपेयर की है तो वो दूसरे वायरस को इफेक्ट कर सकती है क्योंकि ये ग्रुप इसमें सिमिलरिटी है। इसी तरह बाकी ग्रुप्स में भी यही चीजें चलती हैं। मेनली इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर कॉमन, क्योंकि इन सब में जो मेन लाइफ प्रोसेस है वो कॉमन होंगी क्योंकि हमने डिवाइड जब किया था, हमने किसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। तो जब बैक्टीरिया का ग्रुप आ जाएगा इनमें लाइफ प्रोसेस यस ऑलमोस्ट सेम होंगी, थोड़ी सी वेरिएशन होगी क्योंकि अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन ग्रुप सेम है, तो लाइफ प्रोसेस मेन लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट जो है सेम होगी, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। उन लाइफ प्रोसेस में से अगर हमने किसी लाइफ प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में, तो चांसेस है कि ये वाली लाइफ प्रोसेस दूसरे ग्रुप इसी बैक्टीरिया के दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी होगी और वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो वो वाला ऑर्गेनिज्म भी इससे कंट्रोल हो सकता है इस ट्रीटमेंट से। ड्रग्स लाइकली टू अफेक्ट अदर मेंबर्स आल्सो, तो ड्रग्स जो है इसी ग्रुप के दूसरे मेंबर को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक। मेनली मेनी बैक्टीरियाज मेक सेल वॉल्स, वी डिस्ट्रॉय दैट मैकेनिज्म, एग्जांपल पेनिसिलिन। अब क्या होता है कि मेनली जो बैक्टीरिया होता है ना, मोस्टली बैक्टीरिया अपनी अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन उनमें होती है बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करने के लिए। अब हमें वो लाइफ प्रोसेस देखनी पड़ती है जो बैक्टीरिया में है लेकिन हमारी ह्यूमन सेल्स में नहीं है,
क्योंकि अगर हमने ड्रग दे दिया तो कोई लाइफ प्रोसेस को लेके, वो लाइफ प्रोसेस बैक्टीरियल सेल में भी होती है, हमारी सेल में भी होती है, तो दोनों में वो लाइफ प्रोसेस डिस्ट्रॉय होगी, तो हमें खुद पे भी इफेक्ट होगा, हमें अपने ड्रग से ही नुकसान होगा। हम बैक्टीरिया को मारने चले थे, अब हमारी सेल से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम वो प्रोसेस देखते हैं जो बैक्टीरिया और हम में डिफरेंट है। बैक्टीरिया में है, हम में नहीं है, या वायरस में है, हम में नहीं है। उन्हीं लाइफ प्रोसेस को लेके हम कोई मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, कोई ड्रग बनाते हैं जो उसको इफेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, तो क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो सेल वॉल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ह्यूमन सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं बनता। तो हम क्या करते हैं, हमने सेल वॉल फॉर्मेशन को ही खत्म कर दिया। जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए कोई मैकेनिज्म है, हमने उस मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ड्रग बना दिया, तो वो ड्रग जो है सेल वॉल फॉर्मेशन को बंद कर देता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है, हमारी डिजीज कंट्रोल होती है। लेकिन उससे हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं है। यस, यही है। यहाँ पे जो पेनिसिलियम है, एक एग्जांपल दी गई है हमारे टेक्स्ट में, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है, सेल वॉल, द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. ठीक, अब पेनिसिलियम जो है ये हर उस बैक्टीरिया पे इफेक्ट करेगा जिसके सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए सेम मैकेनिज्म होगा। अगर हमने पेनिसिलियम को एक बैक्टीरिया के लिए प्रिपेयर किया, वो बैक्टीरिया, वो पेनिसिलियम जो है उस बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। अब जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का मैकेनिज्म सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए सेम होगा, उस बैक्टीरिया का मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय होगा और हम वो बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें ऐसे हम मैकेनिज्म करते हैं क्रिएट, ताकि हम बैक्टीरिया या जो भी हमारे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है उनको हम रोक सकें। वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट देम। अब क्या है, जो वायरसेस है वो ये वाली पाथवेज जो है यूज नहीं करते हैं। मोस्टली उनमें कुछ बायोकेमिकल पाथवेज है, बहुत ही कम बायोकेमिकल पाथवेज है, क्योंकि वो जब आ जाते हैं तो वो हमारा मैकेनिज्म लेते हैं, हमारी सेल का मैकेनिज्म लेके काम स्टार्ट करते हैं। तो उनके मोस्टली बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है वो हमारी सेल की रिएक्शंस है, तो उनमें से हम किसी भी रिएक्शन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारी अपनी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही रीजन है कि इनके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता। स्टिल अभी एंटीवायरल ड्रग्स जो है बनते हैं, उन्हीं जो उनमें अपनी केमिकल रिएक्शन है, जो अपनी उनमें पाथवेज है, उनको लेके जो है एंटीवायरल ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सपोज अगर कोई ह्यूमन है, उसको जो है कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, तो अगर आप उसको कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है जो राइनो वायरस ग्रुप करता है, अगर हमने उसको एंटीबायोटिक दी तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वायरल के खिलाफ काम नहीं करेंगी, वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगी, क्योंकि वायरल और बैक्टीरिया का मैकेनिज्म जो है डिजीज क्रिएट करने का वो अलग अलग है। ठीक, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको कॉमन वायरल के साथ साथ कुछ और बैक्टीरियल डिजीज भी हो गई, तो अगर हमने उसको एंटीबायोटिक दी तो उसका जो बैक्टीरियल वाला पार्ट है वो ठीक होगा, लेकिन वायरल वाला पार्ट एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिज्म डिफरेंट है। हर एक डिजीज के कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, या सपोज इन्फ्लामेशन जो है एक कॉमन सिम्टम है जो डिजीजेस के बाद आ जाता है, या फीवर जो भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो फीवर होता है वो हमारी जो है बॉडी जब एक्टिवेट होती है वो बहुत सारा क्रिएट करती है, तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस। इसी तरह जब हम कभी जो बीमार हो जाता है हम उसको सोने के लिए बोलते हैं, ठीक, लेटने के लिए बोलते हैं कि तुम बेड पे लेट जाओ, तो उसकी एक ही ट्रिक है, वो इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करे और वो एनर्जी जो है हीलिंग पावर में लग जाए। देन अगर वो दौड़ेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वहां से पॉजिटिव एजेंट जो है वो काम कर रहा है अपना, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है सेल्स को, हम उसको सोने के लिए बोलते हैं, ताकि वो अपनी उस एनर्जी को कंजर्व करके हीलिंग पावर में, हीलिंग वे में जो है यूज करे। इसमें मुझे लगता है इतना एनफ है, अगर आप इतना याद रखते हो कैसे मैकेनिज्म क्या है, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसमें ये चीजें एनफ है। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक कॉजेटिव एजेंट्स और मीन्स ऑफ, सॉरी, कॉजेटिव एजेंट्स हमने डिस्कस किया, अब हम करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड।
तो अब स्प्रेड कैसे होती है, कुछ जो है एयरबॉर्न होती है, कुछ वाटरबॉर्न होती है, कुछ एक्स्ट्रा, सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन्स ऑफ स्प्रेड। जो स्प्रेड होती है डिजीजेस, उसके मीन्स क्या है, उसके कॉजिटिव, उसके जो ऑर्गेनिज्म है जो उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या और किसके थ्रू वो ट्रांसफर हो जाती हैं डिजीजेस के कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू है ये ट्रांसफर हो सकती है, ये स्प्रेड हो सकती है। पहला तो है बाय एयर, बाय वाटर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड बाय बॉडी फ्लूइड। ठीक, कुछ यहाँ पे टर्म्स है आपको याद रखनी है। बाय एयर कौन हो जाती है, बाय वाटर कौन सी डिजीज हो जाती है स्प्रेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन है, बाय बॉडी फ्लूइड कौन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाय एयर, अ लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। ठीक, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और आप उसके नजदीक बैठे हैं, उसने जो है कफ या स्नीज की और उसके मुंह से जो है ड्रॉपलेट्स निकल गई छोटे छोटे। तो उन ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो वो उस डिजीज को काज करते हैं। तो अगर आप उसके रेंज में बैठे हैं जहां तक वो ड्रॉपलेट्स जाएंगे, तो आप ये वाली डिजीज जो है कंट्रैक्ट कर सकते हो, जो ड्रॉपलेट से बाय एयर स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल जो है कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर आपने एसओपीज में देखा होगा तो हमें कोविड-19 में 2 फीट या 3 फीट 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये जो जिसको कोविड-19 हुआ है, अगर उसने स्नीज किया या कफ किया, तो उसके फ्लूइड जो उसके मुंह से निकलेगा, जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसके साथ अगर कोविड-19 के पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, कोविड-19 है, तो वो हमें भी अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह यही चीजें कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस में भी हो जाती है। अगर आपको पता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को ये है, तो आपको दूरी बना के रखनी है, एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी पे आपको बैठना है। आपके टेक्स्ट पे एक डायग्राम भी दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 2 मीटर की दूरी पे फॉल करते हैं। ठीक, जब वो मुंह स्नीज करता है या कफ करता है, तो उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं तो वो 2 मीटर की दूरी पे गिर जाते हैं। लेकिन अगर वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं तो वो बहुत दूर तक चले जा सकते हैं। ठीक, और वो करंट के साथ मिनट्स टू आवर्स तक इसी जो है एयर करंट में रह सकते हैं और एयर में चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे है बाय एयर जो डिजीज जो स्प्रेड हो जाती है। सेकंड है बाय वाटर। बाय वाटर क्या है, दिस ऑकर्स इफ एक्सक्रीटा ऑफ सम इन्फेक्टेड पर्सन गेट मिक्सड विथ ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अदर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो अफेक्टेड है किसी गट प्रॉब्लम से, सपोज, या उसको कोई जो है इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, उसके गट में कोई डिजीज है, किसी पॉजिटिव एजेंट जो है ऑर्गेनिज्म ने की है, और वो जो है वो किसी किसी की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ वो मिक्स हो गया, उसमें से कुछ पार्ट हो गया मिक्स, तो जब वो हेल्थी पर्सन वो ड्रिंकिंग वाटर पिएगा, तो वो वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी उसमें होगा और वो अफेक्ट होगा। तो बाय वाटर जो मीन्स है स्प्रेड होने के, उसके लिए हमें काज ये है कि जो अफेक्टेड पर्सन है उसका एक्सक्रीटा रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक, या जो ये एक्सक्रीटा है उस पे फ्लाइज भी बैठ के उसको ट्रांसमिट कर सकती है, वो हम उसके बाद भी पढ़ेंगे। ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कुछ जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, सेक्सुअली जो है कांटेक्ट से स्प्रेड होती है। एड्स या सिफिलिस में आ जाता है, एड्स या सिफिलिस दोनों ही जो है बहुत ही जो खतरनाक डिजीज है, क्योंकि एड्स का जो है खाली हम लाइफ टाइम बढ़ा सकते हैं, अगर एड्स किसी को हुआ है उसको हम जो है क्योर नहीं कर सकते। इसी तरह सिफिलिस भी अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है तो इसको भी क्योर नहीं कर पाते हैं। डू नॉट स्प्रेड थ्रू फिजिकल कंटैक्ट। लेकिन ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये फिजिकल कंटैक्ट से स्प्रेड नहीं होती। अगर आप किसी को यहाँ पे हैंड शेक, हग और स्पोर्ट्स और टचिंग, अगर किसी को टच करते हैं, हैंडशेक, हग या खेलते हैं किसी के साथ, तो वो तब ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ये स्प्रेड नहीं होती है। ये इतनी ही नहीं है, बहुत सारे डिजीज हैं, हमारे टेक्स्ट में 2 दिए हैं, तो हम 2 ही को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए वरना हेक्टिक हो जाएगा। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये फिजिकल कंटैक्ट से नहीं फैलती है,
तो अगर किसी को एड्स है तो हम उसको टच कर सकते हैं, उसको हग कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। हमें उनको सोसाइटी से अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलती है। भाई बॉडी फ्लूइड्स में क्या है, स्प्रेड्स थ्रू ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को देते हैं तो वहां पे कुछ डिजीजेस हैं जो वहां से स्प्रेड हो सकती हैं। उन डिजीज में सपोज आपका एड्स आएगा, जॉइंटिस आएगा, ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है स्प्रेड हो सकती है। या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर जो है फीटस के साथ इन्फेक्टेड मदर का कनेक्शन होता है तो वहां पे भी स्प्रेड हो सकती है फीटस के साथ। या तो फीटस जब यहाँ पे क्या लिखा है फिर, फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या तो ड्यूरिंग जब फीटस ग्रो कर रहा होगा, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होगा, या जब वो फीड कर रहा होगा मिल्क पे, तो तब दोनों वेज में जो है दोनों वक्त में चांसेस है कि ये स्प्रेड हो सकता है, ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। कौन, एड्स एंड जॉइंटिस एंड भी बहुत बाकी सारी डिजीज भी हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि बाय एयर, बाय वाटर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होती हैं उनमें से कौन कौन है। यहाँ पे कॉमन कोल्ड, कोविड-19, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे कॉलरा दिया है, यहाँ पे एड्स फाइल्स और यहाँ पे एड्स जॉइंटिस एटसेट्रा। अब और भी वाटर एयर एंड जो बाकी मीनस है इनके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीजेस को एक जगह से या किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को एक जगह से किसी हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं। उन एनिमल्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी टर्म में भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स वो वाले ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं। हमें बहुत सारे दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम सिक टू हेल्दी पर्सन। ठीक, कॉमन वेक्टर्स आर मॉस्किटोज। सबसे कॉमन जो है ना मोस्टली वो मॉस्किटोज होते हैं। मॉस्किटोज के डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंट डिजीज के लिए, लेकिन मॉस्किटोज ही मेनली होते हैं। और कुछ रोडेंट्स भी होते हैं, लिजर्ड्स भी होते हैं या कॉकरोच एक्सेट्रा, वो भी डिजीज स्प्रेड करते हैं, लेकिन मोस्टली जो वेक्टर्स होते हैं वो मॉस्किटोज होते हैं। सपोज आप अगर अपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है, प्लाज्मोडियम विवैक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो जो स्प्रेड होती है वो होती है बाय द मीन्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो स्प्रेड करती है, उसको इन्फेक्टेड पर्सन को ब्लड सक करके वो हेल्दी पर्सन में डाल देती है और वहां पे वो ग्रो करती है। अब ये मसला है कि फीमेल मॉस्किटो को ब्लड क्यों चाहिए, वो क्यों ब्लड सक करके उस ऑर्गेनिज्म को ले जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये है कि जो फीमेल मॉस्किटोज होती है उनको जो है मैच्योर एग्स देने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसमें एल्ब्यूमिन होते हैं जो उनके एग शेल में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है उनके लिए। तो अगर उनको मैच्योर एग्स डालने हैं, उनको एग्स विथ हार्ड कवरिंग डालनी है, तो उनको ह्यूमन ब्लड चाहिए। अपने लिए वो ह्यूमन ब्लड लेते हैं, लेकिन साथ ही वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, पॉजिटिव एजेंट को भी साथ ले जाते हैं और हेल्दी पर्सन में जब वो हेल्दी पर्सन का ब्लड लेते हैं तो वो एजेंट जो है उसके ब्लड में चला जाता है, फिर वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक इसी तरह जो है फिलारियासिस, एल्फेंटिसिस से हम कहते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। डेंगू या चिकनगुनिया जो है एडीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। ये कॉमन वेक्टर्स हैं। अब जब ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये कहाँ जाते हैं। ठीक, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है या एक जगह चले जाएंगे वहीं पे सारी ऑर्गेनिज्म बैठते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है, मोस्टली डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ गया। ठीक, अगर ये नोज से आ गया है तो जाहिर सी बात है ये लंग्स में चला जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया एटसेट्रा। अगर ये गट से आ गया है तो ज्यादातर चांसेस है ये या तो हमारे गट को इफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, या तो ये हमारे माउथ पार्ट एक्स्ट्रा को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। सपोज जो एड्स है, सपोज जो एड्स है, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ये जैसे ही आ जाता है ये जाके हेल्पर टी सेल्स को खत्म कर देता है, ये जाके ब्लड में आ जाता है, माइक्रोफेज को जाके उनको डिस्ट्रॉय करता है, वहीं पे अपनी फैक्ट्री बना के प्रोड्यूस करता है अपनी बाकी पार्टिकल्स और फिर हेल्पर टी सेल्स को खत्म करता है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आ जाए, लेकिन मोस्टली क्या होता है जहां से वो आ जाते हैं उनका वही
मीन्स होता है। सपोज कॉमन कोल्ड हमारी नाक से आ जाता है तो हमारी नाक को इफेक्ट कर देता है। इसी तरह सपोज लेकिन अगर हम देखेंगे मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारी ब्लड में आ जाता है, लेकिन ब्लड में आके वो डायरेक्ट जाता है लिवर सेल्स में और उनको डिस्ट्रॉय करके उसके बाद आके आरबीसीज में आ जाता है, ब्लड सेल्स में आ जाता है, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो चीजें हैं पर्टिकुलर कोई ग्रुप, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है या पर्टिकुलर टिश्यू नहीं है जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं। और ये भी अब डिपेंड करता है कि डिजीज कितने टाइम तक रहेगी, ये भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। पहला तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमारा इन्फेक्टिंग एजेंट है, वो कितनी क्वांटिटी में है। अगर वो कम अमाउंट में है तो मे बी मोस्टली वो अननोटिसेबल जाता है, हमें नोटिस नहीं कर पाते हैं, हमें वो डिजीज जो है अपीयर नहीं होती। लेकिन अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो इफेक्ट कर देते हैं और हमें नोटिस हो जाता है। या इस पे डिपेंड कर सकता है कि कॉजेटिव एजेंट जो है कौन है। अगर ये कॉजेटिव एजेंट जो है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है खत्म कर सकता है, जिसको हमारी जो बॉडी में हमारे प्रोटेक्टर से जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, वो उसको खत्म कर सकते हैं, तो हमें मे बी डिजीज हो या कम टाइम तक हो। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है, सपोज एडिस, तो मुश्किल है कि इसमें यह हो सकता है कि हमारी डिजीज जो है लाइफ लॉन्ग तक रह सकती है, क्योंकि जब तक हमारी अंदर वाली एंटीबॉडीज जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी तो तब तक डिजीज रहेगी। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस मोड से आ रहा है, किस वे से बॉडी में एंटर कर रहा है। तो मैं होप करता हूं कि आज के लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो स्टिल कोई भी पॉइंट अगर आपको रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं पहले वो डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर की तरफ चलेंगे। और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारे लिए रहता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम खत्म करेंगे। और बाकी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों में, और जो भी आपके रिलेटिव्स एक्सेट्रा जो भी है, जो क्लास 9th में है या हायर क्लासेस में है, तो उनके साथ शेयर करना है। बाकी लाइक के बटन को दबाना है और हमारे लिए एक कमेंट छोड़ के जाना है, जिससे हम मोटिवेट रहेंगे। और हमारे लिए क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप हम कैसे पढ़ाएं, वो हमें लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।